हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, मैंने एक अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है चैनल, तो जिसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो आज से मैं आपको 10th क्लास की मैथ का एक बेहतरीन क्लास देने वाला हूँ, जिसमें आपको आज पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 गणित। तो बच्चों, आज के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर कक्षा 10 की मैथ को बच्चों को काफ़ी डर लगता रहता है। उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से हम उसको पढ़ें, किस तरह से उसको करना है। पूरा साल निकल जाती है, उनको मैथ का डर बना रहता है। तो आज से आपके ये मैथ का डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ना है हमें प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं में एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर रहेंगे। इन सभी के अंदर आपको एल्गोरिथम का यूज करना आना चाहिए और उसको याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे आप उसको याद कर लेते हैं, बस छोटी सी एक एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको कहते हैं। छोटी सी एक सूत्र मान के चलते हैं, सूत्र है, बस उसको आपको याद करना है। और आपको बड़ी आसान भाषा में पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा और एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका प्रयोग करके क्या चीज निकालना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? HCF करके HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमको? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि हमने HCF तो पढ़ा, पहले हमने पढ़ा किस किस विधि से पढ़ा? गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर विधि कहते थे, उससे HCF निकलता था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना है ना। पहले भी हम डिवाइजन मेथड एक होता था, भाग विधि जिसको होते, उससे भी हम निकाल चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस तरह से हमें HCF को निकालना है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो ये 135 और 225, 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें मासा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो किस तरह से करना है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो आखिरकार है क्या। तो देखिए, ये एल्गोरिथम क्या है, यहाँ लिखता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा। और सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो 135 और 225 ये जो लिखा गया है, इसके अंदर आपको एक संख्या बड़ी दिख रही है और एक संख्या छोटी दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होती है उसको समझते हैं। एल्गोरिथम होती है A बराबर BQ प्लस R। बस बच्चों, इतनी सी कहानी है इसकी। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A क्या रहता है और B क्या है, R क्या है। तो जहाँ पर A जो है वो होता है हमारा भाज्य। ठीक है, A क्या है? भाज्य है। B क्या है? भाजक है। B क्या है? तो भाजक है। और Q क्या है? ये भागफल होता है आपका। और यहाँ जो R बच गया उसको हम बच्चे शेषफल कहते हैं। क्या कहेंगे? शेषफल कहते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक, अब यहाँ देखिए, इसमें एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। मैं थोड़ा सा यहाँ और समझाऊं कि भाज्य हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और भाजक हमेशा छोटा होता है। ठीक है, भाजक हमेशा छोटा होता है। और भागफल आप जानते हो, जब हम किसी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो भाग लगने के बाद जो वार पड़ते हैं उसी को हम भागफल कहते हैं। और उसके बाद में जो नीचे शेषफल बच जाता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं भाजक से, तो वो हमारा शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं।
के माध्यम से देखो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक छोटी संख्या है, तो जो बड़ी संख्या है आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको मानेंगे a। ठीक है, और जो छोटी संख्या है आप उसको मानेंगे d। ठीक है, इसको आपने a माना और इसको आपने d माना। चलिए अब ये जो a है ना, a बराबर यहाँ लिखना है 225 बराबर यहाँ जो b है b की जगह पे आपको क्या लिखना है 135। अब यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान से, 135 225, 135 से 225 को भाग लगाना है, 225 को भाग लगाएंगे तो 135 एकम एक बार पड़ जाएगा, 135 एकम 135। आप क्या करेंगे, आप 225 से आप 135 माइनस करेंगे, 0 बचेगा, 12 से 3 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ अब जरा दिमाग लगाइए कि ये जो बचा है 90 वो क्या बचा है, शेषफल बचा है। तो बच्चे हम यहाँ क्या करेंगे, इस शेषफल को नोट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसके अंदर जो ये है इसको आपको क्या मानना है d और इसको आपको क्या मानना है a। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ आपको सॉरी गलत हो गई, इसमें आपको यहाँ पे आपको लिखना है d और ये लिखना है आपको a, यानी बड़ी संख्या हमेशा क्या रहती है a रहती है और छोटी संख्या क्या रहती है d रहती है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये केस आपका फर्स्ट केस हो गया। अब यहाँ सेकंड केस में सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो यहाँ 135 को नोट करेंगे बराबर ये 90 आ जाएगा और 90 की आप गुणा किससे कर देंगे, तो 90 से आपकी गुणा हो जाएगी 9 दूनी 18, यानी कि 180 ज्यादा पहुंच रहा है तो 90 एकम 90 कितना जाएगा यहाँ पे 90 एकम 90। 135 से क्या करेंगे आप 90 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा यहाँ पे 45 बचेगा। तो 45 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 45 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ थर्ड केस देखिए क्या बनेगा। थर्ड केस में आप इसको क्या मानेंगे, इसको आप d मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे a मानेंगे। तो ये आप जैसे ही करेंगे तो a बराबर यहाँ 90 पहले आ जाएगा, यहाँ पे 45 लिखा जाएगा, 45 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 यानी कि 45 गुणा 2 कितना हो गया 90, यानी कि पूरा पूरा कट चुका है और यहाँ शेषफल क्या रह जाएगा 0। तो देखिए जहां पर शेषफल क्या रह जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो जहां शेषफल 0 होता है वहीं हमारा क्या आ जाता है HCF आता है। तो HCF किसको मानेंगे, HCF आप इसको मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो HCF है वो हमारा क्या है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसको आप क्या मानेंगे a, बड़ी संख्या है इसलिए इसको आपको मानेंगे d, यानी ये बड़ी संख्या थी a और छोटी संख्या तो आपको उसको मानना है d। तो जैसे आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इधर 38 220 इजिकल टू 196 आपको ये करना है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखिए मेरे पास तो ये मुझे पता है, आप इसकी गुणा करके देख लेना, यानी 195 है ना, 196 की आप 195 से यानी कि 196 गुणा 195 से करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 38,220 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। तो जैसे ही देखिए शेषफल यहाँ पे से क्या आया 0 आया। तो जिस कंडीशन में शेषफल 0 आता है, जिस स्टेप में 0 आता है, जिस केस में 0 आता है, तो जहां पर 0 शेषफल होगा वहीं पर ये जो वैल्यू होगी है ना, ये वाली वैल्यू यही क्या कहलाती है, इन दोनों का HCF कहलाती है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, HCF क्या बना हमारा, अतः HCF बराबर 196। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, आप इसको क्या मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे d। तो फिर से क्या नोट करना है, 867 बराबर क्या हो जाएगा 255, यानी कि 867 बराबर 255 लिखना है। 255 यहाँ गुणा लगाना है, कितने बार पड़ जाएंगे इसके अंदर आप वो देख सकते हो, 3 करके देखें या 4 करके, 2 चौक 8 करते हैं। तो देखिए 2 चौक अगर मैं 8 करूंगा 255 गुणा 4 तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हाथ से 2, 4 दूनी 8 और 2 10। देखिएगा हमारे पास 10 20 ज्यादा हो गया 8 से, तो इसलिए इसके कितने बार पड़ेंगे 3 बार। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी ये सही है। तो कितने बार डालोगे आप यहाँ पे 3 बार डालोगे। अब जरा इसको क्या करोगे, कितना हो गया 255 दिया 765 हो जाता है, 765 देख लो एक बार चेक करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 7, ठीक है 765 हो रहा है। 867 से इसको क्या करना है माइनस करना है, तो 7 में से 5 चला जाएगा 2 बच जाएगा, 6 में से 6 0 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 102 बचेगा।
ठीक है, तो शेषफल जो हमारे पास बचा है वो 102 आ चुका है। ठीक, अब 102 आ गया। अब देखिए 255 इसमें ये बड़ी है, इसको क्या करना है आपको इधर लिखना है, यानी कि फर्स्ट केस में आपको ये हो गया, सेकंड केस में आपको क्या करना है 255 इधर आ जाएगा, बराबर जो 102 है वो यहाँ नोट करो, और 102 की गुणा करने में 102 दूना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 204। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा, 204 हो चुका है। 102 दूनी 204, 204 255 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक बार घटाते हैं तो देखो 204, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेंगे, यानी 51 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको 51 लिखना है। शेषफल कितना आया 51 आया। अभी भी हमारे पास क्या है आर की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, तो हम जैसे ही केस बढ़ाते जाएंगे जब तक कि आर की वैल्यू नहीं हो जाती। तो 102 क्या करोगे आप यहाँ नोट करोगे, और 102 नोट करने के बाद ये जो 51 है वो आप यहाँ नोट करोगे। 51 दूनी बच्चों कितना होता है 102 हो जाता है। देखो पूरा पूरा हो गया, अब पूरा पूरा कट रहा है 102, तो इसका मतलब शेषफल कितना रहेगा 0 रहेगा। तो हमारा यहाँ पे थर्ड है ना, थर्ड केस में आपका क्या है आर की वैल्यू यानी कि शेषफल 0 हुआ। तो जहां पर शेषफल 0, बार बार कह रहा हूं, जिस स्टेप में जिस केस में शेषफल 0 आता है तो उसी 0 वाले स्टेप में आपका आंसर छुपा होता है। ठीक है, तो जहां पे ये 0 है आप ये छोड़ो, ये वाली जो चीज है जिससे आपने भाग लगाई थी 51 से भाग लगाई थी वही आपकी क्या बन जाती है एचसीएफ। ठीक है, तो अतः एचसीएफ बराबर 51। ठीक है, तो ये आपका आंसर इधर हुआ, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके अभी नया चैनल है हमारा, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, जब आप सपोर्ट कर पाएंगे तो मैं आपको अच्छे से कंटेंट लाता रहूँगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 या 6 या 6 के रूप का होता है। देखिए सबसे पहले समझिए धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा है। विषम जानते हो ना, जिसको हम कह सकते हैं 3 हुआ, 1, 3, 5 है ना। तो इस तरीके से 2 से संख्या नहीं घटती, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होती, उसको हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में एक आना 100% तय होता है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही केयरफुली समझिएगा, क्योंकि इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी इस तरह का दिया जाता है, यानी कि कोई भी धनात्मक, जैसे इसमें कोई नाम लिया हो तो कोई का मतलब इसने दिया नहीं है, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि उसने कहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो वो मेरी मर्जी रहती है कि मैं किसी भी चीज को, यानी कि कोई भी ए से लेकर के जेड तक के जो भी है, ज़्यादातर ए या फिर आपको पी क्यू इस तरह से मानते हैं, तो हम इस तरह का कोई भी धनात्मक पूर्णांक अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मानता हूँ कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ये जरिए ही इसको भी सॉल्व करना है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस, या फिर यहाँ लिखा उसके बाद में 6q प्लस a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब बस यही तो पूछा है कि a जो है वो क्या इनके बराबर यानी इनके रूप का लिखा जा सकता है, यानी जो a धनात्मक हमने विषम पूर्णांक माना है ये a इसके रूप का हो सकता है। रूप का मतलब हो गया कि a बराबर क्या 6q प्लस 1 हो सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो देखिए हमने जैसे क्या किया, a हमने मान लिया कोई धनात्मक आपके पास विषम पूर्णांक है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप यहाँ जो सूत्र लिखा गया है इस संख्या को मैं लिख रहा हूँ एक बार, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब आप यहाँ नजर डालेंगे तो सभी में क्या आ रहा है 6 6 6, यानी कि जो ये विषम पूर्णांक दिए गए हैं
वो सब के सब उसके अंदर आपको 6 आ रहा है, और ये जो 6 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है? वो होती है हमारी डी की वैल्यू, और डी को हम क्या कहते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। तो इस चीज को देख करके ना आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर 6 क्यू है या 5 क्यू है या कोई भी यहाँ पे संख्या दी गई है जो कि डी की वैल्यू है, तो याद रखना आर की मान, ठीक है ना, अगर डी बराबर आपका 6 है तो यहाँ आर की वैल्यू आपकी इस भाजक से क्या रहेगी? हमेशा छोटी होती है, यानी रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल होता है, ठीक है, भाजक से जो शेषफल की वैल्यू रहती है वो इससे कम होनी चाहिए, ना कि ज्यादा। यहाँ से एक केस ये निकल के आता है, देखो आर बराबर, यहाँ पे डी बराबर 6 है, तो आर की वैल्यू कितनी संभव है? तो आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, आर के मान संभव हैं, के मान संभव है, ठीक है। तो यहाँ जब आर के मान हमारे पास कितने संभव है, अगर बताइए यहाँ पे 6 की जगह 7 दे रखा होता तो आर की वैल्यू कितनी होती है? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होती। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू की जगह पे 8 दिया होता, आर की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती, यानी एक कम रखना है आर की वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट क्या बनता है? केस फर्स्ट जो है वो ये बन जाता है, यानी स्थिति फर्स्ट लिख सकते हो आप। केस फर्स्ट में देखिए जब हम r बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम जब r बराबर 0 है तो हमने a को कोई पूर्णांक माना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a बराबर, इसको लेना पहले वाले को 6q प्लस r, ये सूत्र होता है हमारे पास। वैसे तो हमारे पास bq होता है, ये कौन सी है? ये एल्गोरिथम है। क्या है? एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमारे अंदर, इसके अंदर भी क्या होना है? एल्गोरिथम का प्रयोग होना है। जैसे एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, अब इसकी जगह पे वैसे हम डायरेक्ट ले सकते हैं, समझाने के लिए आपको ये किया गया है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कि जो यहाँ b है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 6, ठीक है। q की जगह q रहेगा, लेकिन r की जगह 1 नहीं, r की जगह हम r बराबर 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो r की वैल्यू क्या लिखनी है? 0 लिखनी है। तो जब r की वैल्यू 0 रखनी है तो बताइए 6q में अगर प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? a बराबर 6q आएगा, ठीक है। अब ये q क्या है? एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है, सम संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है विषम संख्या, है ना, कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और वो पूर्णांक यानी इन विषम संख्या, विषम पूर्णांक है और इनके रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरे पास तो 6q आया। अगर मैं यहाँ q की वैल्यू देखिए, थोड़ा समझते हैं कि a बराबर अगर निकालना है, a कैसा बोला? विषम पूर्णांक, तो a बराबर जो आना चाहिए वो विषम संख्या आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, q की जगह 1 लगाऊं तो 6 से और 6 आएगा। अगर 6 की जगह 2 लगाऊं, q की जगह पे 2 लगा दूं, 6 × 2 बराबर 12 हो जाएगा। 6 की जगह 6 और q की जगह अगर 3 लगाता हूँ तो 6 × 18 हो जाएगा, और 6 की जगह पे अगर मैं 4 लगाता हूँ तो 6 चौक 24 हो जाता है। यानी कि आप कितना भी मान यहाँ पे रखोगे, q की जगह पे कितनी भी वैल्यू लगाएंगे तो जो a बराबर हमारी वैल्यू प्राप्त होती रहेगी, ठीक है ना, a बराबर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सब की सब क्या मिलेगी? सम मिलेगी, ठीक। हमसे कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक की, तो a सम का हुआ, ये तो विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं, बाद में इस चीज को और समझते हैं। देखिए तो मेरे पास 1 हो गया, यानी पहली स्थिति ये हुई। चलिए अब आगे की कंडीशन समझते हैं कि आगे की कंडीशन क्या है। देखिएगा अब हमने जब r बराबर 0 लिया, इसी तरह से जब हम सेकंड केस क्या बनेगा, तो केस नंबर सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में r बराबर क्या लेना है, यानी जब r बराबर 0, ठीक है। तो जब r बराबर 0 होगा तो फिर से बताइए a बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे? bq था प्लस r था, तो a बराबर b की वैल्यू हमारे पास वहां से 6 आ गई, q। अब r की वैल्यू क्या लिखनी है? तो इधर 1 लेना है ना, ठीक है। फर्स्ट केस में तो 0 हो गया, r बराबर क्या लेना है? 1। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? 1 लेना है। तो जैसे आप 1 लेते हैं तो यहाँ क्या करना है? अब इस 6q प्लस 1 हुआ तो a बराबर, इसको आप समीकरण नंबर सेकंड दे सकते हैं, इसके लिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा कि ये कैसी संख्या है? एक सम है और एक विषम है, तो हमेशा याद रखना सम और प्लस विषम,
है ना। जब सम एक सम संख्या और एक विषम संख्या जब जोड़ी जाती है तो हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है ना। तो सम और विषम मिलकर क्या बनाती हैं, विषम। यानी आप सम संख्या में विषम संख्या को जोड़िएगा, आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या मानेंगे, विषम संख्या मानेंगे। अब यहाँ सेकंड केस के बाद में हम लेते हैं थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस में हमने बताया अब आर बराबर क्या लेना है। ठीक है, आर बराबर मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब लेना है 2 को। तो आर बराबर क्या लिखना है हमें, जब आर बराबर 2 तो आर बराबर 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू वी की जगह पे हमें क्या लगाना है 6 प्लस आर की जगह क्या रखना है 2। अब देखिए ये भी सम है, ये भी सम है। जब सम और सम को जोड़ेंगे, क्यों 6 क्यों, देखो पहले हम सिद्ध करके बता चुके थे, यहाँ पे सम के सम आ रहे हैं सभी, है ना। तो एक सम संख्या में अगर दूसरी सम संख्या जुड़ती है तो संख्या सम प्राप्त होती है। इसका नाम हम समीकरण नंबर 3 देते हैं, जो कि कैसी है, एक सम संख्या है और ये आपकी कैसी हो जाएगी, विषम संख्या। चलिए केस नंबर 4 में, फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, फोर्थ में हमको आर की वैल्यू कितनी लगानी है, तो आर बराबर लिखनी है जब आर बराबर 3। तो जैसे हम आर बराबर 3 लेंगे तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी की जगह क्या लिखना है, बी की जगह आपको लिखना है 6 क्यू। हर बार वही 6 क्यू आता रहेगा, बस आर की जगह आपको वैल्यू लगानी है, तो यहाँ लगाएंगे 3। अब ये क्या है, एक प्रकार की विषम संख्या है। तो सम और विषम को जब जोड़ते हैं तो कितनी बनेगी, ये समीकरण नंबर 4 दे रहे हैं और ये समीकरण नंबर 4 जो होगी वो विषम रूप की होगी। ठीक है, विषम हो गई। ठीक है, इतना नोट हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, अब दूसरा उसको लेना है। यानी कि हमने क्या ले लिया है अब तक, देखिए हमने यहां तक पहुंच के, कहां तक पहुंच के, हमने आर की वैल्यू कितनी ले ली। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास थी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैंने यहां तक केस को सॉल्व कर लिया। अब मैं लेता हूं जब आर बराबर 4 है। ठीक है, तो जब आर बराबर 4 होगा तो ए बराबर 6 क्यू और प्लस, अब मैं वो नहीं लिख रहा बार बार आर, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लगाना है आपको 4। तो जैसे 4 लगाए तो ये सम और सम दोनों मिलकर क्या बनेंगे, है ना। ये आपकी फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ समीकरण हो गई। अब यहाँ पे सम और सम का जोड़ हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम। तो जब सम प्राप्त होता है तो इसको मैं लिख दूंगा आगे सम संख्या बनी। फिर ये केस नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, 4 केस उधर हो चुके हैं आपके, ये 5 नंबर का केस हो गया। ठीक है, सम संख्या प्राप्त होती है, समीकरण नंबर आपकी ये 5 हो गई। जैसे ही हम अब केस नंबर 5 के बाद में आते हैं 6 पे, तो 6 केस देखिए क्या कर रहा है, यानी आर की वैल्यू कितनी लगानी है 5। तो जैसे जब आर बराबर 5, तो आर बराबर जब 5 लिखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5 और ये 6 सम और ये विषम, 5 क्या है विषम। तो 6 सम और विषम का जोड़ हमेशा एक विषम प्राप्त होती है। तो इसको समीकरण को हम 6 नाम दे सकते हैं और इसके आगे लिख सकते हैं कैसी संख्या है ये, विषम संख्या। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले हमको पूछा था धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जहां जहां पर हमारे विषात्मक विषम केस जहां जहां प्राप्त हुए हैं, हमें बस उन्हीं समीकरणों को देखना है, बाद बाकी जो सम संख्या उसको इग्नोर करना है यानी छोड़ देना है। तो देखिए पहली कंडीशन जो हमारे पास समीकरण थी, पहली समीकरण क्या आई थी, पहली समीकरण हमारे पास जो थी वो क्या थी, वो ये थी ए बराबर 6 क्यू। ठीक है, ये समीकरण थी। फिर दूसरी समीकरण हमारे पास देखो क्या आई है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। फिर तीसरी समीकरण हमारे पास क्या आई है, तीसरी समीकरण आई है ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। चौथी समीकरण क्या आई है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। और पांचवी समीकरण क्या आई है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। फिर इसके बाद 6 समीकरण क्या आई है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, जबकि ये सम है, ये विषम है, ये सम है,
ये विषम है, ठीक है, ये सम है और ये विषम है, ठीक है। आप कंडीशन देख सकते हो विषम वाली। तो विषम वाली देखिए ये कंडीशन है, विषम वाली ये कंडीशन है, एक विषम वाली ये कंडीशन है। यानी तीन समीकरण हमारे पास जो बनी है, तीन केस जो आए हैं, तीन केस की स्थिति में संख्या मुझे यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए की जो वैल्यू मिल रही है, ए बराबर विषम आ रहा है और तीन कंडीशन में आ रहा है सम। हमसे पूछा गया है सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का। अब जरा नजर डालिए, क्या 6q+1 नहीं आ रहा? देखो 6q+1 आ रहा है, ए बराबर, ठीक है। यहाँ से देखिए विषम वाला ये 6q+3 आ रहा है। यहाँ से देखिए विषम 6q+5 आ रहा है। तो विषम 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 है ना। तो ये तीनों समीकरण हमें क्या बता रही है? विषम पूर्णांक के लिए इंगित कर रही है, विषम पूर्णांक के, है ना, बता रही है कि हम ये विषम पूर्णांक हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 से देखो विषम पूर्णांक मिला, समीकरण 2 कॉमा और समीकरण 3 नहीं होगा, समीकरण 4 होगी, ठीक है। समीकरण कितनी होगी यहाँ पे? 4, 3,4 तथा समीकरण 6 से, ठीक है, सिद्ध होता है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपकी समीकरण आई हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ और चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इतना हमारा हुआ। अब देखिएगा यहाँ जितना भी हमने जो भी आपको कंटेंट दिया बहुत इजी भाषा में दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए कि ये सर मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप अपनी बुक से इसको देखिएगा। ठीक है, और इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया है 616 सदस्य, 600 सदस्य हैं, कितने हैं उसके सदस्य अंदर, आर्मी के अंदर 616। और कह रहा है एक बैंड देखिए बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, बैंड की सदस्यों संख्या है 32। क्या करना है, अधिकतम संख्या पूछिए बैंड की, तो अधिकतम संख्या के लिए हमेशा HCF निकलेगा, और कम संख्या के लिए अगर पूछता, न्यूनतम संख्या के लिए पूछता तो उसके लिए आपको LCM निकालना पड़ता। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। चलिए अब इसको देखिएगा, ये हमारे पास हमें क्या करना है, हमें करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं आप, एल्गोरिथम से क्या होती है, ए बराबर BQ+R। ठीक है, अब ए की वैल्यू बड़ी वाली होती है और बी की वैल्यू छोटी वाली। तो ए की वैल्यू को हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणा, अब 32 की किससे गुणा करेंगे, तो देखिए 19 से गुणा करेंगे। तो 19 से गुणा करने पे कितना आता है, यहाँ देखो चेक कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 3 हासिल हुआ, 19 3 57 और 3 कितना हुआ 608। ठीक है, 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 3 57, 57 3 60। ठीक, अब क्या करना है, कितना जीरो बचा हमारे पास। ठीक है, कितना जीरो बचा, 608 घटा दीजिए 616 से, देख लीजिए 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ जीरो रह जाएगा, यानी 8 से आपका बच रहा है। तो यानी कि आर की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 8।
अब यहाँ 32 क्या है, फिर से इसको इधर लिखना है, 32 बराबर यहाँ 8 लिखना है, और 8 की गुणा आप 4 से करोगे तो शेषफल कितना रह जाएगा, 0, यानी 8 चौक 32 और 0। तो मैंने ऐसे पहले भी करवा रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसे ही HCF आपको ज्ञात करवाया है, तो सेम उसी तरीके से हमको इसको भी करना है। जहाँ शेषफल की कंडीशन 0 होती है वहां पर HCF जो है हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे HCF कितना हो गया, ठीक है, HCF बोलो, या फिर उसने पूछा है कि सदस्य कितने बैंड करेंगे, ठीक है, यानी कितने, यानी 32 सदस्य एक बैंड के अंदर, तो ऐसे कितने इवेंट उसमें मार्क्स करेंगे। तो मेरे पास जो 8 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 8 बैंड, देख लो किताब को देखिएगा एक बार, पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मेरे पास जो स्तंभों की संख्या आई है तो लिखूंगा अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो इससे आगे वाले के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन।